बचत तो हम कर ही लेते हैं। बचत करने के साथ साथ हमको ये बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए कि हम निवेश कहाँ पर करें। और आज इसी विषय में डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्री ओमनाथ शर्मा जी। ओमनाथ शर्मा जी वित्तीय सलाहकार हैं। ओमनाथ जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ओमनाथ जी, आय, बचत और निवेश में सामंजस्य एक निवेशकर्ता या निवेशक कैसे बनाए, क्योंकि उसे आय प्राप्त करने के बाद, खर्च करने के बाद बचत तो कर ही लेता है, लेकिन निवेश के विकल्प क्या हो, इस बात को आप जो है कैसे बताएंगे? बिल्कुल अतुल जी। जब एक व्यक्ति आय कमाना शुरू करता है तो अमूमन शुरुआती वर्षों में उसके खर्चे अधिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती चली जाती है तो खर्चों को काटने के बाद उसके पास में एक बचत की राशि भी बचना शुरू होती है। जी जी। कम उम्र में अगर बचत को सही जगह पे निवेश करना शुरू किया जाए तो बहुत ही कम समय में वो अपने लिए एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग, अपना एक अच्छा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। जी जी। तो दर्शकों, आप ये कार्यक्रम सजीव है और इसमें जो है आप हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लें और इस पर जो है प्रश्न पूछ करके हमारे एक्सपर्ट की सलाह भी जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस प्रकार है। लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। तो ओमनाथ जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि निवेश जो है अति आवश्यक है और निवेश करना जो है सभी व्यक्ति करना चाहते हैं, निवेश से उनकी किस प्रकार की आशाएं रहती हैं, मतलब वो निवेश से क्या चाहते हैं, एक निवेशक किन बातों को विशेषता ध्यान में रख करके निवेश करे, वो बातों को भी आप जो है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी और उसमें आरबीआई गवर्नर जी ने भी कहा कि 7% के हिसाब से महंगाई हमारी बढ़ रही है और उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले साल तक 6% महंगाई दर हो जाएगी। अगर हमारी महंगाई दर ही 7% है तो निश्चित तौर पे निवेशक की यह आशा रहती है कि उसको कम से कम 7% टैक्स काटने के बाद में आय प्राप्त हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी। प्राप्त हो। तो निवेश करते समय ये बात अति महत्वपूर्ण है कि कम से कम महंगाई दर से अधिक हमें रिटर्न मिले, तभी निवेशक के लिए फायदा है, अन्यथा वह पूंजी का ही एक अंश अपने लिए उपभोग कर रहा है। मतलब उसके पैसे में बढ़त ना होकर के ये कहा जाए कि उसका पैसा घट रहा है। बहुत सही बात है। अब अगर हम कहें तो आप उस मतलब हमारे निवेशक को, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड जी, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किस प्रकार से जो है निवेशक को आप सलाह देंगे? जी, इसका जवाब हम आपसे लेते हैं। इसके पहले जो हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनके प्रश्न को हम लेते हैं। जी, बिपिन जी, हेलो बिपिन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रश्न करिए। हेलो बिपिन जी, लगता है संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं जी, हम फिर से संपर्क स्थापित करते हैं, तब तक हम अपने प्रश्न को लेते हैं जी। देखिए, जब निवेशक की सबसे प्रचुरित और सबसे लोकप्रिय जो स्कीम है वो है कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक फिक्स डिपॉजिट में ही निवेशक अपना अधिक से अधिक पैसा, भारत में अगर देखा जाए तो 200 लाख करोड़ के आसपास का जो निवेश है वो फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट में आज की डेट में 5.5% से लेके 6% तक बैंक में ब्याज मिलता है और उसमें 20%, 30% का टैक्स जैसी उसकी आय है उस हिसाब से लगता है। लेकिन आज की डेट में आपको जानकर के बड़ा ताजुब होगा कि भारत सरकार जो जीसेक के बॉन्ड्स जारी करती है उसमें 7.3 से लेके 7.4 इंटरेस्ट पे वो पैसा उगाही करती है मार्केट से। म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज की डेट में टारगेट मैच्योरिटी फंड अवेलेबल है, जिसमें 7.4% के लगभग वो अपने समय के हिसाब से अगर निवेश करते हैं तो उनको रिटर्न मिलने की संभावना है उसके आसपास खर्चे काटने के बाद में, जो कि टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है, जिसपे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, उस पर टैक्स भी नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात टारगेट मैच्योरिटी फंड की ये है कि वो इजीली अवेलेबल है पूरी इंडिया में। आप बैंकों से संपर्क करके उसके माध्यम से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। और
सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है कि आपने अगर 10 लाख 20 लाख रुपए का निवेश किया और उसमें से अगर आप 5,000 10,000 रुपए भी निकालना चाहते हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार जी। उसमें कभी भी कोई भी पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं। हमसे एक दर्शक विपिन जी वापस जुड़ चुके हैं। विपिन जी सागर से हैं। हेलो विपिन जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी विपिन जी, प्रश्न पूछिए। सर मेरा एक सवाल था। जी। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ लोग जो होते हैं ना शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करने से मतलब वो बोलते हैं रिस्क रहता है इसमें। जी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि उनको कैसे समझाएं कि इसमें रिस्क नहीं होता, और अगर वो इस चीज पे नहीं मानते हैं तो फिर कोई दूसरा विकल्प क्या होना चाहिए उनके लिए जी। निवेश करने के लिए? तो इनका प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में रिस्क है या नहीं है, ये चीज़ जो है हम कैसे निवेशक को समझाएं। जी, आपका प्रश्न एकदम वाजिब है। जब भी अपन निवेश करते हैं तो हर निवेश के पीछे कुछ ना कुछ जोखिम उसके अधीन वो निवेश रहता है। जी जी। तो लेकिन आज की डेट में सेबी और सरकार ने इतने अच्छे कदम उठाए हुए हैं कि निवेशक के जोखिम को बहुत ही सामान्य लेवल पे ला करके खड़ा किया है। अब जब कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो आप वित्तीय सलाहकार की सलाह ले सकते हैं। वित्तीय सलाहकार आपको उस निवेश से संबंधित जितने भी जोखिम हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हों या म्यूचुअल फंड के हों, वो आपको समझाता है कि उसमें कितनी मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण आपके पैसों में कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी होने की संभावना है और आप कितना अमूमन इससे रिटर्न कमा सकते हैं। वो एक वित्तीय सलाहकार आपको बताएगा। तरीके से बिल्कुल सही बात है। तो विपिन जी, मैं समझता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि जब भी कोई निवेशक निवेशित होना चाहता है तो उसको समझे, उसकी बातों को समझने के बाद वित्तीय सलाहकार से जो है राय लेने के बाद ही उसको निवेश करना चाहिए। निवेश करने के पहले उनके कुछ नियम व शर्तों को जान लेना चाहिए, जिससे आप जो है भविष्य में नुकसान न प्राप्त करें, लाभ कमाएं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमेशा ये मार्केट जो है हर किसी को कमा करके दिया है, लेकिन बस उन सबको ये एनालिसिस करना रहता है कि किस प्रकार से जो है वो कमा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब भी हम निवेश करते हैं तो कितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं और हम किस आवश्यकता के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। एक वित्तीय सलाहकार आपको इन सब डिसीजन को लेने में और फंड को सेलेक्ट करने में, स्टॉक को सेलेक्ट करने में मदद करता है। एक राय आवश्यक है। जी जी। एक मेल पर अभी हमें प्रश्न प्राप्त हुआ है कि निवेश करते समय म्यूचुअल फंड में क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी है जहां पर हमारा राशि जो है सुरक्षित रहे और हमें एक रेगुलर इनकम प्राप्त हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जब भी आप निवेश करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक ऑप्शन कहा जाता है। जी जी। तो बैलेंस फंड हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स कहलाते हैं। उसमें अगर व्यक्ति निवेश करते हैं तो एक अपनी रेगुलर इनकम वो उस फंड से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या ये देखा जाए कि निवेशक जो है म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का निवेशक हो तो म्यूचुअल फंड से जो है लाभ प्राप्त कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर टाइप के ही निवेशक को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं इसका एक संक्षिप्त में उत्तर देता हूं कि म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के फंड्स होते हैं जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से निवेशक की नीड्स को पूरा करते हैं। चाहे वो इक्विटी फंड्स हो, आर्बिट्राज हो, बैलेंस्ड हो, बैलेंस एडवांटेज हो, और उसके अंदर भी काफी प्रकार की श्रेणियां होती हैं। जी जी। जैसे आपने पहले भी कहा था कि एक वित्तीय सलाहकार आपको इसके सिलेक्शन में मदद करता है। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सारे ऑप्शंस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल हैं। बस हमें उसका सिलेक्शन करना आना चाहिए। और अगर वो सिलेक्शन करना हमें स्वयं से अगर नहीं आता है तो आप अपने बैंकर से या फिर वित्तीय सलाहकार से उस चीज की मदद ले सकते हैं। बहुत सही बात कि यहाँ पर जो है सभी प्रकार के निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट का कहना है। तो यानी अगर आप किसी भी उम्र को किसी भी पड़ाव पर, उम्र के किसी भी पड़ाव पर आप हैं तो वहाँ पर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में निवेश करके उसका लाभ कमा सकते हैं। इसमें एक एसेट अलोकेशन जैसी बात होती है, इसे किस प्रकार से निवेशक समझे? जी, जिस प्रकार से जब हम खाना खाने बैठते हैं एक स्वादिष्ट और ताकतवर थाली जब हमारे पास में खाने की सामने होती है तो उसमें दाल भी होती है, हरी सब्जी भी होती है,
सीजनल सब्जी भी होती है, रोटी भी होती है, चावल होता है, सलाद होता है, अचार होता है, पापड़ होता है, वो एक पूरी संपूर्ण थाली कहलाती है। जी। उसी प्रकार जब आप निवेश करते हैं तो निवेश करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सारा जो पैसा निवेश में है वो किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में जाकर के इन्वेस्ट तो नहीं हुआ। देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति निवेश करते समय बहुत बड़ा पैसा रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट कर देता है, गोल्ड में कर देता है, एक ही जगह पे वो सारा पैसा लगा देता है। जी जी। लेकिन म्यूचुअल फंड में या हम अपने निजी लाइफ में भी हमारे पास एसेट एलोकेशन होना चाहिए, जिसमें हमारा निवेश पूंजी जो हमने लगाई है वो गोल्ड में भी लगे, सिल्वर में भी लगे, इक्विटी स्टॉक मार्केट में भी लगे, फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट हो, डेट फंड में भी इन्वेस्ट हो, साथ में कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो। म्यूचुअल फंड एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एसेट एलोकेशन 10,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये से शुरुआत करते हुए जितनी भी रकम हो, अगर आप एक सिंगल स्कीम में भी लगाते हैं, एसेट एलोकेटर फंड में लगाते हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाते हैं, तो आपका जो पैसा है अक्रॉस जितने भी एसेट क्लास हैं, इक्विटी, डेट, फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, उसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट के थ्रू वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। मतलब अगर एक निवेशक चाहे तो म्यूचुअल फंड में निवेश करके वो सभी प्रकार के एवेन्यूज का बेनिफिट ले सकता है। बिल्कुल, मतलब 5,000 से शुरुआत इक्विटी मार्केट में भी ले सकता है, डेट मार्केट का भी लाभ ले सकता है और समय पर चाहे तो पैसा निकाल भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर किसी भी निवेशक को इमीडिएट आवश्यकता पड़ जाती है तो क्या वो म्यूचुअल फंड से इमीडिएट पैसा विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इक्विटी फंड में T+3 डेज मतलब ट्रांजैक्शन से तीसरे दिन बैंक खाते में वर्किंग डेज में पैसा पहुंच जाता है, और डेट फंड्स में नेक्स्ट डे ही आपके खाते अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। डेट फंड में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपने जो अभी बताया उसके आधार पर कि डेट फंड थोड़ा सा सुरक्षित है और इक्विटी मार्केट थोड़ा सा मार्केट पर ज्यादा वॉलेटाइल होगा या मार्केट बेस ज्यादा है। बिल्कुल। डेट फंड जो है वो फिक्स इनकम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जहां पे फिक्स इनकम हमको चाहिए, एफडी से कंपेयर करें, सेविंग बैंक अकाउंट से कंपेयर करें, तो वो उस निवेश को डेट फंड में अगर निवेश करते हैं तो डेट फंड में टैक्स एफिशिएंट है। एफडी में आपको टैक्स पे करना पड़ता है चाहे आप पैसे को विड्रॉ करें या ना करें, लेकिन डेट फंड में जब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं करते तो टैक्स नहीं लगता। और दूसरी बात, 3 साल बाद अगर आप उस पैसे को निकालते हैं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगता है, तो अमूमन वो टैक्स एग्जम्पशन टैक्स में काफी बचत राहत मिल जाती है। अब थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो गांव में रहने वाले दर्शक हैं वो अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहें तो वो किस प्रकार से जो है संपर्क कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए? आज की डेट में जब से जनधन योजना आई है तो अमूमन हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में बैंक की उपलब्धता बड़ी सुगमता से है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो अपने बैंक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से शहर में उपलब्ध है, वही चीजें वो बैंक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो मतलब गांव में रहने वाले व्यक्ति अगर चाहें, या जो गांव में हमारे दर्शक रह रहे हैं, वो अपने पास की शाखा में, बैंक की शाखा में जाकर के ये पता कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में वो किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट निवेश करना चाहे तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट निवेश करना चाहे तो विभिन्न ऐप के माध्यम से कैंप्स के फिनटेक या अलग अलग जो फिनटेक कंपनीज हैं उनके माध्यम से वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और खुद ऑनलाइन जाकर भी वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार कई स्कीम्स होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग निवेश के जोखिम होते हैं, वो समझने के लिए उन्हें वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए। अगर वो खुद सक्षम है तो निश्चित तौर पे वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि आप चाहें तो डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी हो तो। अदरवाइज आप जो है अपने आसपास के किसी भी वित्तीय सलाहकार से जो है सलाह मशवरा कर लें, या बैंक में जहां पर आप जानकारी प्राप्त करने गए हैं वहां पर भी जो लोग हैं उनसे जो है पूछ करके तभी जो है निवेश करें, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा रिस्की होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बहुत अच्छी बात। इसमें ओमनाथ जी, एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे किसान भाइयों को जो आय प्राप्त होती है
वो फसल दर फसल प्राप्त होती है, या उनके पास इस तरह से लगातार आय के स्रोत नहीं होते जिनसे वो जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें बराबर, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को क्योंकि आय फसल होने पे ही होती है, तो म्यूचुअल फंड में भी वो अपने जो आय उनकी फसल होने पे हुई है उस समयानुसार वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया जाए वही आवश्यक नहीं है। जब आपके पास में आमदनी है, जब आपके पास में बैंक में पैसा है, उस समय आप अपने वित्तीय सलाहकार और बैंकर से सलाह करके उस समय के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। तो ओमनाथ जी, अगर थोड़ा सा आप इनको ये भी सलाह दे पाएं कि इस तरह की आय वाले वर्ग के निवेशकों को कहाँ पर निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए वहाँ पर उनको कोई सलाह दे रहा है और उस सलाह को वो जस्टिफाई करना चाहे या चेक करना चाहें, तो उनको भी एक थोड़ी सी जानकारी रहे कि हाँ, जो हमें सलाहकार सलाह दे रहा है वो सही है या गलत है। बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है। इसमें भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भारत सरकार आपके, क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट आज की डेट में पैन आधारित होते हैं, पैन आधारित भारत सरकार आपको सारी जानकारी आपके ईमेल आईडी पे, आपके मोबाइल पे आपको उपलब्ध कराता है। साथ ही सरकारी जो एप्स हैं, MF सेंट्रल, कैंप्स के फिनटेक के ऐप हैं, उन्हें अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी है वो एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। उसके लिए आपको अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ता। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के ब्राउशर को हिंदी में, इंग्लिश में आप जरूर पढ़ें। और जो ब्राउशर्स होते हैं वो सेबी द्वारा सर्टिफाइड रहते हैं, उसमें वित्तीय जोखिम से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। जी, तो अगर जैसे किसान जिसको अनिश्चित तौर पर आय में प्राप्त हो रही है या उसके आय का कोई एक रेगुलर आवक नहीं है और साथ ही साथ जो है उसको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरह के निवेशक को कहाँ पर, किस फंड में निवेश करना चाहिए जिससे वो अपने सलाहकार से आय, वो जो उनको सलाह मिल रही है उसको चेक कर सकें? बिल्कुल, किसान भाइयों को शुरुआत, क्योंकि कंजर्वेटिव अगर इन्वेस्टमेंट से बात की जाए तो डेट फंड से शुरुआत करनी चाहिए। और डेट फंड में शुरुआत करने के बाद बैलेंस एडवांटेज फंड और एसेट एलोकेटर फंड में उन्हें निवेश करना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड और एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करने के बाद में उस फंड से वो अपनी एक रेगुलर आय भी शुरू कर सकते हैं। तो रेगुलर आय शुरू होने से किसान भाइयों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो फसल आधारित इनकम पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, वो डिपेंडेंसी उनकी बहुत कम हो जाती है। क्या बात कम है? हो जाती है। बहुत और अच्छा, ये दोनों फंड बहुत ही कंजर्वेटिव हैं और वो इसी बात को ध्यान रख के बनाए गए हैं कि कम से कम जोखिम के साथ में अधिक से अधिक रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकें। तो क्या इस रिटर्न ये आय प्राप्त करने के बाद किसानों को टैक्स भी भरना पड़ सकता है क्या? अगर निवेश की राशि बहुत अधिक ना हो तो टैक्स की लायबिलिटी प्रावधान नहीं आती, क्योंकि 1 लाख रुपए तक आपको, जैसे जानकारी में देना चाहूंगा, इक्विटी निवेश में 1 लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर उनको मासिक आय प्राप्त भी हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको कर का टेंशन नहीं लेना है, उनको आय प्राप्त होती रहेगी, रेगुलर आय प्राप्त होती रहेगी। और किसान भाई इस पर जो है आवश्यक रूप से ध्यान दें क्योंकि उनको कोई भी मंथली इनकम इस तरह से रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलती, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप एक रेगुलर आय प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन निर्वाहन के लिए। दूसरी चीज़, एक और समस्या वहाँ पर आती है गांव देश में या गांव और शहरों की तुलना में जब हम गांव को देखें तो वहाँ के रिटायर्ड लोग इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते ये निवेश के माध्यमों में। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो निवेश करके जो है जीवन पर्यंत लाभ प्राप्त कर सकें? बिल्कुल सही बात है। निवेश के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा, सेबी द्वारा चलाए जाते हैं और उनकी जानकारी नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से अवेलेबल है। और दूसरी चीज, जनधन योजना जब लागू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उसका प्रथम उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान भाई हैं वो बैंकिंग व्यवस्था के साथ में जुड़ें। बैंक में जो हमारे साथी कार्यरत हैं, ब्रांच मैनेजर हैं और अन्य कोऑपरेटिव बैंक और रूरल बैंक के जो कर्मचारी हैं, वो आज की डेट में इतने सक्षम हैं और वो क्योंकि खुद ही म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं,
तो उनसे विस्तृत रूप से उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी मेल पर विदिशा से मोहन जी का प्रश्न प्राप्त हुआ है। इन्होंने पूछा है कि हम व्यापारी वर्ग के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या विकल्प हैं? जी, व्यापारी वर्ग के पास में जो एक समस्या आती है कि करंट अकाउंट में क्योंकि उनको कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं होता है, व्यापारी वर्ग में जो उनके पास कैश सरप्लस है, कैश फ्लो के हिसाब से उस पैसे को अगर वो डेट फंड में निवेश करते हैं तो एफडी के आसपास का रिटर्न उनको मिल सकता है, जो कि एक करंट अकाउंट में मिलने वाली रकम से बहुत ही अधिक है। क्या बात है। प्लानिंग के तौर पे बहुत अच्छी एक सलाह है कि वो जो पूंजी उन्होंने निवेश की है उस पूंजी को अपना माने और उस पे मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसको वो अगर शिफ्ट कर देते हैं एसटीपी के माध्यम से इक्विटी या डेट फंड, इक्विटी या हाइब्रिड फंड में, तो वो एक अच्छी रकम उसमें सेपरेट फंड में बन जाएगी। क्या बात है। तो मैं समझता हूं मोहन जी, आपको जो है आपके प्रश्न का लाभ वो उत्तर मिल चुका होगा कि व्यापारी वर्ग भी म्यूचुअल फंड में जो है निवेश करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ओमनाथ जी, एक ये बात हमेशा रहती है कि एफडी में कम ब्याज प्राप्त होता है और टैक्स लायबिलिटी भी लगती है। इसका समाधान निवेश के ऑप्शंस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल जी, आज की डेट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपए तक निवेश करने के पश्चात एलआईसी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 15 लाख रुपए निवेश करने के बाद भी जो पैसा बच जाता है उसको वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। लेकिन बैंक फिक्स डिपॉजिट में देखा गया कि क्यों आने लास्ट 2 साल से इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गए हैं और उस पर टैक्स की लायबिलिटी भी आती है, 20 से 30% तक आती है। लेकिन आज की डेट में अगर वो डेट फंड में निवेश करते हैं या टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश करते हैं तो उनको एफडी से थोड़ा अधिक रिटर्न उसमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही डेट फंड्स जो म्यूचुअल फंड में होते हैं वो टैक्स एफिशिएंट होते हैं। टैक्स एफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर जब तक आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं तो उसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। और क्योंकि बैंक फिक्स डिपॉजिट का पैसा लंबे समय का होता है और उससे सिर्फ निवेशक को रेगुलर आय की ही आवश्यकता होती है, तो जो पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपने निवेश किया है, एक बार आपको डेट फंड और टारगेट मैच्योरिटी फंड के बारे में भी जानकारी लेकर के उसमें निवेश अपना बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो ओमनाथ जी, आपने बहुत ढेर सारी जानकारियां दी। हम चलते चलते आपसे कम शब्दों में अपने दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे निवेश के बारे में, हम ये जानना चाहेंगे। सुरक्षा और निवेश 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने परिवार के लिए टर्म प्लान से सबसे पहले मुखिया को आप सुरक्षित करें, हेल्थ इंश्योरेंस लें और बाकी जितनी आपकी बचत है उसको एसआईपी या लमसम के माध्यम से म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए जानकारी लेकर के निवेशित करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी जानकारियां भी दी, म्यूचुअल फंड जैसे आवश्यक निवेश के स्रोतों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि म्यूचुअल फंड कितना सुरक्षित और कितना लाभदायक है हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे गांव में रहने वाले जो बिल्कुल इस समय बैंकों के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एक सुरक्षित निवेश होना चाहिए, लिक्विडिटी समय से जो है ये पैसा आपको आपके अकाउंट में दे देता है। जैसा कि उन्होंने बताया T+3 में आप इस पैसे को कैश भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक लगातार इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा और सही स्रोत है निवेश का। म्यूचुअल फंड है तो सही है। क्या बात है। धन्यवाद। इसी के साथ जो है हम अपने समाचार इस समय के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद।